हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर डुपर स्ट्रांग। राइट, तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिन्हें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर आज पढ़ने वाले हैं। हम कर रहे थे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। राइट, टाइटल क्या है हमारे चैप्टर का? वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। एटम्स को जानना है और साथ ही में जानना है मॉलिक्यूल्स के बारे में भी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एक बारी क्विकली रिवाइज करेंगे। मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि मैटर वो सभी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ मास होता है। राइट, अब ये मैटर जिस स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट से बनता है, ओके, क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, क्या समझा एटम के बारे में? एटम के बारे में हमने ये जाना है कि एटम है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल। हमने पढ़ा था कि सभी मैटर बनते हैं टाइनी से, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से जिन्हें हम देख तक नहीं पाते। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। हमारी जितनी सोच पहुंच सकती है उससे भी बेहद ज्यादा वो छोटे होते हैं। राइट, तो हमने इस चैप्टर में अभी तक ये पता लगाया है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे हम बनाते हैं मैटर को, उसे हम कहते हैं एटम। राइट, देन हमने डिस्कस किए हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके अंदर हमने दो लॉज पढ़े। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास होते तो 3 लॉज हैं, बट अभी के लिए हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लॉज। कौन से? एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, यहां से क्या समझना है? पहला हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब भी आप कोई रिएक्शन करवाएंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, m ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा? m ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उस रिएक्शन में फॉलो होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप उसे क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो एक्स्ट्रा किसी रिएक्शन के अंदर, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, देन हमने इसी के अंदर सेकंड देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट का जो रेशियो है, रेशियो बाय मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वो रहेगा डेफिनेट, फिक्स रहेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ओके, देन हमने
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमें इन्होंने बताया पहली चीज क्या, कि सभी जो आपके मैटर है वो एक स्मॉल सी यूनिट से बने होते हैं जो कि कहलाता है एटम। ओके, देन इन्होंने डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए, जैसे कि एक पोस्टुलेट था एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम मास एंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक जो सेम एलिमेंट है, एक जब भी आपके पास एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट के लिए सभी जो एटम्स हैं, जिन एटम्स ने मिलकर इसे बनाया है, वो सभी एटम्स होते हैं आइडेंटिकल, एक जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट से बना होगा। देन हमने देखा सेकंड क्या, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट के केस में आपके एटम्स भी होंगे डिफरेंट। कैसे? क्योंकि सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर प्रेजेंट सभी पार्टिकल्स, सभी एटम्स एक जैसे हमें दिखाई देंगे, लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स अलग अलग डिफरेंट होते हैं। देन हमने डिस्कस किया अबाउट एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? किसी भी एटम का मास निकालने के लिए, बताने के लिए यूज की जाती है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, आज देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। हमने देखा क्या, ये देखा कि एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो एटम्स थे वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स, सभी नहीं बोल रहे, सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम नहीं ले रहे, पर ज्यादातर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मोस्टली, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, उनके अंदर क्या होता है, जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रहना पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं करते? Do not exist independently. ठीक है, क्या होता है, जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, राइट, वो एटम्स क्या करते हैं, मोस्टली एलिमेंट्स के लिए वो एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते। ना पसंद है उन्हें अकेले रहना, उन्हें तो चाहिए किसी ना किसी का साथ, उन्हें साथ पसंद है। पर कुछ बचे कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के, जो अकेले रहना भी पसंद करते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? वो होते हैं हमारे नोबल गैसेस, जिनका पेट होता है बिल्कुल भरा। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं पसंद होता, तो नोबल गैसेस पसंद करती हैं इंडिपेंडेंटली एटम का एग्जिस्ट करना। पर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली उनके एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, एटम्स से बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। कैसे बनता है एटम से मॉलिक्यूल? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ये एटम्स साथ में कंबाइन करते हैं, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। ओके,
क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट एटम्स हैं, अब ये एटम्स जो है ना सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अभी देखेंगे। तो एटम से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक बॉन्ड, ठीक है। दो जो एटम्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तभी वो एटम से मॉलिक्यूल पे जा पाएंगे, मॉलिक्यूल बना पाएंगे। तो एटम्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ओके, केमिकली कंबाइन करते हैं और जुड़ के आपस में बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। अब दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हैं, क्या क्या हैं, कि जो ये एटम है ये हो सेम एलिमेंट के, क्या हो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स साथ में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी आती है। और सेकंड क्या आती है, या तो सेम एलिमेंट के एटम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो। सेकंड क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनसे भी क्या बन सकता है, मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है हमारा वो दो तरीके से हम बना सकते हैं, विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स या फिर विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। तो देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ये जो कंडीशन हमने पढ़ी, पहली टाइप जो हमने देखी, अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। कैसे बना ये, जब एक ही सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए। Molecules of many elements such as argon, helium are made up of only one atom of that element. आर्गन के मॉलिक्यूल की बात करो, वही नोबल गैस की, तो ये किससे बनता है, सिर्फ एक ही एटम से बना होता है। इंडिपेंडेंटली अकेले एटम अपना रहना पसंद करते हैं। किसके केस में, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के केस में ये हैं वो एलिमेंट जो संत महात्मा बन चुके हैं। इनको किसी के साथ से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो बस एकांत चाहिए, एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, अकेले। तो कौन कौन है ये देखिए, जैसे कि आर्गन AR, ठीक है, और हीलियम HE या फिर ज़ीनॉन XE, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी कहलाती हैं हमारी नोबल गैसेस। क्या कहते हैं हम इन्हें, नोबल गैसेस, ठीक है। ये क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली इनके एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, वन एटम होता है सिर्फ और सिर्फ इसके मॉलिक्यूल में, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ वन एटम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, the molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as
डायटोमिक मॉलिक्यूल O2। अब यहां क्या हो रहा है, हमने देखा कि एटम्स अगर सेम एलिमेंट के कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल, हम क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट। तो उसी का ही एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है ये बनाता है O2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 2 एटम ऑक्सीजन के केमिकली कंबाइन होके बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है इसमें, 2 ऑक्सीजन के एटम्स जिनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, वो बनाते हैं O2 का मॉलिक्यूल। If 3 atom of oxygen unite into molecule, we get ozone। जिस तरीके से ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सेम उसी वे में अगर ऑक्सीजन के 3 एटम जो हैं वो कंबाइन हो जाए तो वो बनाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां क्या कहा है, जो O2 है उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम, तो हम O2 को क्या कहते हैं, O2 को हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पे डाई का मतलब क्या है, डाई मीन्स 2 और एटॉमिक से तो आप समझ ही गए हैं एटम्स, तो यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो कि बना है 2 एटम से। ओके, अब ऐसे ही अगर O3 ओजोन का एग्जाम्पल है, तो ये कितने एटम से बना है, ये बना है 3 एटम्स से, राइट। तो इसे क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, एटॉमिक मतलब एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम्स को कंबाइन करके बनाया गया है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब आती है बात एटॉमिसिटी की। क्यों आती है बात, ये टर्म एटॉमिसिटी हमें समझनी क्यों है, इसलिए समझनी है क्योंकि जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का केस लिया, राइट। दोबारा देखते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया और हमने ऑक्सीजन के अंदर ये देखा कि जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट, टू फॉर्म O2, और 3 भी कर सकते हैं टू फॉर्म O3, जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओके, तो ये क्या चीज है O2, जो हम 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ये क्या चीज है जो हम बार बारी लिख रहे हैं इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। असल में ये 2 या 3 जिसे हम डायटोमिक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ये 2, 3 जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिसिटी को। एटॉमिसिटी का मतलब ही क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब ही ये है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। जब आपने एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनाया है तो कितने एटम, नंबर ऑफ एटम बताइए, कितने एटम्स आपने कंबाइन किए हैं। तो एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स जिन्होंने बनाया है मॉलिक्यूल जुड़ के, राइट। ये क्या है इसकी एटॉमिसिटी। तो हमें एटॉमिसिटी
पता होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन है तो वो किस तरीके से अपने आप से ही कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, राइट। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल को कितने नंबर ऑफ एटम्स, 2, 3, 4, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ओके, यहां देखते हैं, फर्स्ट है हीलियम का एग्जाम्पल। हीलियम में हमने देखा He, ठीक है। हीलियम में हमने ये देखा कि हीलियम के केस में क्या होता है कि ये जो है एक ही एटम काफी है, एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम रहता है। ओके, तो कितने एटॉमिसिटी हो गई इसकी? 1। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में। H2 यानी कि 2 है उसकी एटॉमिसिटी। कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं? 2 एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। ऑक्सीजन के केस में O2 है, क्लोरीन के केस में Cl2, सल्फर के केस में S8। सल्फर का मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके अंदर होते हैं 8 एटम्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर की एटॉमिसिटी है 8। और ओजोन की होती है हमारी एटॉमिसिटी 3O3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स विच such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together, ठीक है। कई सारे मेटल्स का केस में ऐसा हो सकता है और कुछ नॉन मेटल्स के लिए भी ऐसा पॉसिबल है कि हम इनकी एटॉमिसिटी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से इनडेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, बहुत सारे लार्ज नंबर और कैसे इनडेफिनेट, जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, उतने एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हम इनकी जो है एटॉमिसिटी वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्ट एटॉमिसिटी, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सभी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जिनके अंदर होते हैं बहुत लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और इनडेफिनेट, मतलब जितने हमें पता नहीं है, डिफाइन नहीं किए जा सकते। लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन मॉलिक्यूल ऑफ सम मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन विच इज ए नॉन मेटल, तो उनके केस में हम एग्जैक्ट एटॉमिसिटी को डिफाइन नहीं कर पाते। नेक्स्ट चलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी के लिए हमें एक टेबल दी गई है बुक में, देखते हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सभी नॉन मेटल्स हैं। फर्स्ट है आर्गन, ठीक है। एटॉमिसिटी कितनी है आर्गन की? 1। कैसे एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ
एक एटम का मॉलिक्यूल बनाएगा, AR। ठीक है, क्या कहेंगे, क्योंकि एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक है ये, क्या है, मोनो एटॉमिक। ओके, देन हीलियम, हीलियम भी कैसे रहता है, एक ही एटम का मॉलिक्यूल बनाता है, हीलियम भी कैसा है, मोनो एटॉमिक। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, राइट, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डाई मीन्स टू एटम से बना है। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी H2 मॉलिक्यूल बनाता है, डाई एटॉमिक होता है, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, डाई एटॉमिक। देन नाइट्रोजन, इसकी एटॉमिसिटी भी 2 है, N2 फॉर्म करता है, N2 मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक है। देन क्लोरीन, Cl2, इसकी भी क्या हो गई एटॉमिसिटी, 2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया हमारा। देन फॉस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, मतलब 4 एटम से बनता है, P4, इसका मॉलिक्यूल टेट्रा एटॉमिक है, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल। देन सल्फर, इट इज पॉली एटॉमिक, जब 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स हो जाते हैं हम उन्हें पॉली एटॉमिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर के केस में कितने होते हैं, 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एलिमेंट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स किस तरीके से सेम अपने ही एटम्स के साथ ज्वाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सभी क्या हैं, O2H2 N2 Cl2 जो मैंने लिखे, ये सभी हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं। और इन सभी के अंदर जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एक जैसे एटम्स से इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब हमने पहला टाइप तो देख लिया कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, राइट। अब सेकंड पे आ जाते हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जॉइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर, अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड बना किससे, NH3 मॉलिक्यूल से बना है। अब जो ये मॉलिक्यूल है अमोनिया का, NH3 का, इसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी है, राइट, और साथ में हाइड्रोजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। अब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमने सीखा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं
उनके एटम्स डिफरेंट होते हैं इन मास एंड दे ऑल्सो रिएक्ट डिफरेंटली, राइट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन देंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन के सभी एटम्स अलग होते हैं और हाइड्रोजन के सभी एटम्स अलग हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल बना NH3, ये मॉलिक्यूल बनाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से, अलग अलग एटम्स से आपने बनाया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना जो ये मॉलिक्यूल NH3, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। देन सेम अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है। देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ मिलने से बना है। देन मीथेन CH4 जो कि कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, कंबाइन करके बनाया गया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, अब क्या बताए हैं, कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया वाटर, वाटर क्या है H2O। अब इस वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से आप कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो हमेशा फॉलो किया जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका रेशियो बाय मास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो इसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास नहीं भूलना, मास क्या रेशियो है, हमेशा क्या रहेगा 1:8, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया का, NH3 अमोनिया। यहां पे देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन एलिमेंट भी और हाइड्रोजन एलिमेंट भी, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट से बना है ये मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, अमोनिया। इसके अंदर भी जो रेशियो बाय मास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वो क्या रहेगा, हमेशा 14:3 कांस्टेंट रहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, इसके अंदर देखिए हमारे पास एक एलिमेंट क्या है, कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। इनका रेशियो क्या होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो 3:8 हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। व्हाट इज एन आयन, अब देखिए हमने ये सीखा था जब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो एटम्स हैं, एटम्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल और आयंस एग्रीगेट होते हैं, इनके एग्रीगेशन से हमारे पास आता है मैटर, राइट। तो क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बनाता है मॉलिक्यूल्स
या फिर आयंस, राइट। अब अभी तक हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल्स के बारे में, राइट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी देखे और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी। अब आते हैं सेकंड पे कि एक एटम से आयन कैसे बनता है। व्हाट इज आयन, होता क्या है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। आयन बेसिकली है क्या, एक चार्ज स्पीशीज है। आयन जब भी आएगा दिमाग में क्या आना चाहिए, चार्ज्ड स्पीशीज। आयन एक चार्ज स्पीशीज है, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, अब वो चार्ज आया कैसे, हमने क्या किया है, एक एटम से आयन बनाया है, ठीक है। अब ये आयन जो है दो तरीके से बन सकता है एटम से। वो दोनों तरीके क्या हैं, एक एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और उसके साथ में रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक एटम जो है ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। तो एक एटम जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, अगर वो गेन कर ले एक इलेक्ट्रॉन को, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से भी मिले, वो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, अनचार्ज नहीं रहेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से, ठीक है। तो अब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, राइट। इसका मतलब एक चार्ज स्पीशीज बन गई, आयन कहते हैं जिसे हम। कैसे बनी, जब एक न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा। अब जब नेगेटिव कम होगा, पॉजिटिव उतना ही रहा, तो क्या होगा, ओवरऑल एटम पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस केस में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एन आयन इज चार्ज स्पीशीज, आयन क्या है, वो स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी चार्ज हो। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, एनायन। एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, ठीक है। क्या कहेंगे, यहां देखिए, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन बना इसे कहते हैं एनायन, इसका नाम क्या है, एनायन। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आयन बना उसे कहते हैं हम कैटायन। ओके, अब यहां देखिए, ये एक एटम है, इस एटम के पास ये तो न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स, ठीक है। अब तीन इसके पास पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और ये रेड कलर में क्या है, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं कहूंगी जरा देखिए कि ये न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो आप सिंपली काउंट करेंगे 1 2 3, मैम +3 है, और साथ ही में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, -3 भी है, +3 -3 0, अनचार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, वेल डन। अब नेक्स्ट देखिए, लूज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन
लूज कर दिया, बाहर निकल गया, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए प्लस चार्ज वाले कितने हैं हमारे पास? अभी भी 3 ही है, क्योंकि हमने निकाला तो इलेक्ट्रॉन को है ना, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले अब सिर्फ 2 बचे हैं, यानी कि पॉजिटिव तो 3 है, नेगेटिव 2 है, कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आपका क्या बन गया? एक केटायन बन गया। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोड्यूस हो गई, केटायन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एनायन के लिए। यहां देखिए 3 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, और 3 ही आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब क्या करना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा 3, पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब? 4, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोटॉन अभी भी 3 हैं, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में बदल गया, जिसे हम कहते हैं एनायन बन गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सोडियम क्लोराइड NaCl, it constitute particles are positively charged sodium and negatively charged chloride ions। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? सोडियम क्लोराइड का, NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से। ठीक है, सोडियम आयन Na पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो क्या कहलाएगा? कैटायन। ठीक है, Cl नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो इसको क्या कहेंगे? एनायन। तो इन कैटायन और एनायन के जुड़ने से सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ये सोडियम का कैटायन कैसे बना होगा? जब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। और जो क्लोराइड है Cl नेगेटिव, कैसे बना? जब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब बना। Ions may consist of single charge atom or group of atom that have a net charge on them। अब ions में एक सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा, या फिर हो सकता है एक ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पे हो कुछ ना कुछ चार्ज, जैसे कि अगर हम कार्बोनेट की बात करें, CO3 2 नेगेटिव, तो इस केस में क्या है? CO3 2 नेगेटिव में जो कार्बोनेट है उसमें ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और भी बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हाँ आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जाएंगे स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।